हेलो, तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनिटी को। तो बिना एक भी सेकेंड वेस्ट किए सबसे पहले जान लेते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो दो देश हैं, ठीक है। तो एक हमारी कंट्री है जिसका नाम हमने रख लिया कि भाई ये कंट्री नंबर 1 है, और इस कंट्री नंबर 1 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में एक दूसरी कंट्री प्रेजेंट है और उसका नाम हम लोगों ने रख लिया कंट्री नंबर 2। इन दोनों देशों को विभाजित करने के लिए इनके बीच में प्रेजेंट होती है एक बॉर्डर लाइन, एक सीमा। तो ये है वो सीमा, दिस इज द बॉर्डर लाइन। अब होता क्या है कि इन दोनों कंट्रीज की साइड से इस बॉर्डर लाइन पर खड़े हुए होते हैं जवान। तो जवान खड़े कर देते हैं। कंट्री नंबर 2 के जवान ये रहे जो कि अपनी साइड में खड़े हैं, वैसे ही कंट्री नंबर 1 के जवान हैं जो कि अपनी साइड पे खड़े हैं। ऑलराइट, अब होता क्या है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहां पर इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई होने की संभावना है, तो ये बॉर्डर लाइन पे जो जवान तैनात हैं, ये जवान अपनी अपनी साइड को डिफेंड करने की कोशिश में लग जाते हैं। यही बिल्कुल सेम चीज होती है होस्ट और पैथोजन के बीच में। अब दो शब्द मैंने यूज किए, होस्ट और पैथोजन। तो होस्ट क्या होता है और पैथोजन क्या होता है? होस्ट हम लोग होते हैं और पैथोजन का मतलब होता है कि भाई कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट की बॉडी में जाने के बाद उसको बीमार कर दे। इसका मतलब कोई भी जो पैथोजन होगा उसको हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई डिजीज कॉजिंग एजेंट्स जितने भी होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि होस्ट की बॉडी में जाने के बाद उसको बीमार कर देते हैं, उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है पैथोजेंस। अब ये जो पैथोजेंस होते हैं, यानी कि ये जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, तो पैथोजेंस क्या होते हैं आप लोग लिख सकते हैं। पैथोजेंस का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। अब ये जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। ये कोई वायरस हो सकता है, ये कोई बैक्टीरिया हो सकता है, ये कोई प्रोटोजोआ हो सकता है। यानी कि अगर कोई वायरस है जो कि होस्ट की बॉडी में गया और उसने जा करके होस्ट को बीमार कर दिया, तो वो कहलाएगा, वो वायरस कहलाएगा पैथोजन। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब होता क्या है कि जब कोई पैथोजन, डिजीज कॉजिंग एजेंट, कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई हमारा प्रोटोजोआ हो सकता है, अगर कोई भी पैथोजन होस्ट की बॉडी में एंटर होता है और एंटर होने के बाद होस्ट को बीमार कर देता है, यानी आप लोग ऐसे समझ के चलो कि हमारी बॉडी में जब कोई पैथोजन एंटर करता है तो वहां पर दो सिनेरियोज देखने को मिलते हैं। केस नंबर 1 ये होता है कि या तो हमारा जो पैथोजन है वो हमारे अंदर जो सोल्जर्स प्रेजेंट हैं, जो हमारी बॉडी को डिफेंड करने का काम कर रहे हैं, अगर वो पैथोजन उन सोल्जर्स को जा करके दबा लेता है, उनको डिफीट करना चालू कर देता है, तो उस केस में जो होस्ट होता है वो बीमार हो जाता है। वहीं पर हमारा एक और केस देखने को मिलता है कि भाई हमारी बॉडी के जो सोल्जर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और उन्होंने जैसे ही पैथोजन को देखा उसको धड़ दबोचा। तो उस केस में वो जो हमारा पैथोजन होगा वो बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों केसेस देखने को मिलते हैं जब कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी होस्ट की, किसी भी पैथोजन के खिलाफ लड़ने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है,
अब ये जो इम्यूनिटी होती है, अगर वीक इम्यूनिटी है उस केस में पैथोजन हमारी सेल्स पर भारी पड़ने लगता है और उस केस में हम लोग बीमार हो जाते हैं। अगर किसी के पास स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है तो वहाँ पर हमारे जो सोल्जर्स होते हैं उस पैथोजन की सेल्स को हराना चालू कर देते हैं, उसको धर दबोचते हैं, तो उस केस में कोई भी पर्सन बीमार नहीं होता है। गुड टू गो, आगे चलें। तो हम लोगों ने ये सीखा कि भाई इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि किसी भी होस्ट की पैथोजन के खिलाफ लड़ने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। ऑलराइट, अब ये जो इम्यूनिटी होती है यानी कि वो ब्रांच साइंस की जहाँ पर हम लोग इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ पर हम लोग अपनी बॉडी के अंदर जो सोल्जर्स प्रेजेंट हैं यानी कि जो योद्धा प्रेजेंट हैं उन योद्धाओं के बारे में बात करते हैं, या फिर हमारी बॉडी के सोल्जर्स किस तरीके से उस पैथोजन को हराते हैं, उसको कैसे डिफेंड करते हैं, अपने आप को कैसे उसको डिफीट करते हैं, इन सारी बातों की जो स्टडी की जाती है, जिस साइंस के अंदर स्टडी की जाती है, उसको बोला जाता है इम्यूनोलॉजी। जैसा कि शब्द ही दिखा रहा है कि ये जो टर्म है इम्यूनोलॉजी, ये शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कौन से दो शब्दों से? इम्यूनो और दूसरा है लॉजी। तो इम्यूनो का मतलब है इम्यून सिस्टम, यानी कि होस्ट का इम्यून सिस्टम, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इम्यूनोलॉजी का मतलब सिंपल ये है कि वो साइंस जहाँ पर हम लोग इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं उस साइंस को बोला जाता है इम्यूनोलॉजी। अब लगे हाथों हम लोग इम्यूनिटी के बारे में भी एक लाइन लिख लेते हैं कि भाई इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ बॉडी to fight against disease causing agents is known as immunity, या फिर it is the ability of body to protect against different type of pathogen. It is the ability of body to fight against different types of pathogens. अब ये पैथोजन जो है ये कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ वायरस, इट कैन बी अ बैक्टीरिया, इट कैन बी अ प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। ऑलराइट, तो इतनी बात समझ में आ गई कि किसी भी होस्ट की किसी पैथोजन से जो लड़ाई करने की क्षमता होती है उसको इम्यूनिटी बोला जाता है, और जहाँ पर हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ाई करते हैं उस साइंस को बोला जाता है इम्यूनोलॉजी। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो इम्यूनिटी होती है ये इम्यूनिटी बेसिकली दो तरीके की होती है, यानी कि अगर हम लोग इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में बात करें तो इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कितने तरीके की होती है? इम्यूनिटी होती है बेसिकली दो तरीके की, जिसमें पहली कैटेगरी आती है जिसको हम लोग नाम देते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरी कैटेगरी, दूसरा टाइप होता है जिसको नाम दिया जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऑलराइट, इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी कैटेगरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इन्नेट इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी से किस तरीके से अलग होती है ये बात हम लोग जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों को दो चीज़ें बतानी हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये जो इम्यून सिस्टम होता है हमारा, यानी कि कंप्लीट जो इम्यून सिस्टम होता है, उस इम्यून सिस्टम में बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं।
यानी कि 4 चीज़ों से मिलकर के हमारा पूरा इम्यून सिस्टम बना हुआ है। तो कौन सी हैं वो 4 चीज़ें जो कि हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को बनाती हैं? ओके, तो सबसे पहली चीज़ हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो अगर हम लोग कंपोनेंट्स की बात करते हैं, अगर हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, तो ये जो इम्यून सिस्टम है इसके बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पहला जो कंपोनेंट आता है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। दूसरा जो कंपोनेंट है यहाँ पर वो है हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तीसरा जो कंपोनेंट है दैट इज आवर बैरियर्स। इन बैरियर्स के अंदर हम लोग बेसिकली 4 तरीके के बैरियर्स डिस्कस करेंगे इनेट इम्यूनिटी के अंदर, जो कि हैं हमारे साइटोकाइन बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स, और सबसे पहला जो बैरियर होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल बैरियर। तो ये 4 बैरियर्स हैं जो कि हम लोग इनेट इम्यूनिटी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बैरियर्स जो होते हैं वो भी हमारा इम्यून सिस्टम का एक कंपोनेंट है। देन उसके बाद जो चौथा कंपोनेंट है वो है हमारा एंटीबॉडीज। और होस्ट के अंदर पैथोजन के लिए बेसिकली 4 तरीके की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, नॉट 4 तरीके की, 5 तरीके की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। IgA, IgG, IgE, IgM, एंड लास्ट वन इज IgD। ऑलराइट, तो ये 5 तरीके की एंटीबॉडीज़ होती हैं जिनके बारे में हम लोग धीरे धीरे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई कि ये जो इम्यूनिटी होती है बेसिकली 2 तरीके की होती है, जिसमें पहला तरीका है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी कैटेगरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर हम लोग अपने पूरे इम्यून सिस्टम को उठा करके देखें तो इसमें 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें अलग अलग तरीके की लिम्फोसाइट्स आती हैं। बेसिकली 2 तरीके की लिम्फोसाइट्स होती हैं। कौन कौन सी लिम्फोसाइट्स? पहली जो लिम्फोसाइट्स हम लोग बात करेंगे वो होंगी बी लिम्फोसाइट्स, और ये जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये बनाती हैं हमारी एंटीबॉडीज़ को। दूसरे तरीके की जो लिम्फोसाइट्स हैं वो हैं हमारी टी लिम्फोसाइट्स, और ये जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये फर्दर 2 क्लासेस में कैटेगराइज हो जाती हैं। पहली क्लास को बोलते हैं TH यानी हेल्पर टी सेल, और दूसरी कैटेगरी को बोलते हैं साइटोटॉक्सिक किलर सेल यानी कि TC। इतनी बात समझ में आ गई? तो पहला जो कंपोनेंट है वो है हमारा लिम्फोसाइट्स के अलग अलग टाइप्स। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो है लिम्फॉइड ऑर्गन, और लिम्फॉइड ऑर्गन पूरा एक टॉपिक है जो कि हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हम लोग डिस्कस करेंगे, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट इज बैरियर्स, और बैरियर्स के अंदर हम लोग इनेट इम्यूनिटी के अंदर 4 बैरियर्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट बैरियर इज फिजियोलॉजिकल बैरियर, द सेकेंड बैरियर इज मैकेनिकल बैरियर, द थर्ड बैरियर इज सेलुलर बैरियर, और चौथा बैरियर होगा साइटोकाइन बैरियर। एंड देन फाइनली हमारा जो एक और कंपोनेंट इम्यून सिस्टम के अंदर आता है दैट इज आवर एंटीबॉडीज, और ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये एंटीबॉडीज को बनाया जाता है बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा।
इतनी बात समझ में आ गई। और कितने तरीके की एंटीबॉडीज होती हैं? बेसिकली 5 तरीके की एंटीबॉडीज होती हैं, AGEMD। ऑलराइट, नाउ आगे बढ़ें। चलो, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो 2 तरीके की इम्यूनिटी होती है, यानी कि इनेट इम्यूनिटी, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी से किस तरीके से अलग होती है, या फिर ये दोनों इम्यूनिटी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज होती हैं। ठीक है, सो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ये भाई जो इम्यूनिटी हैं 2 तरीके की, कौन कौन सी 2 तरीके की इम्यूनिटीज हैं? इनेट एंड एक्वायर्ड। डिफरेंस बिटवीन इनेट एंड सेकेंड कौन सी है? सेकेंड है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक साइड में आप लोग बना लीजिए इनेट इम्यूनिटी का कॉलम, और उसके ही दूसरे साइड में बना लीजिए आप लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कॉलम। सबसे पहली चीज़ तो आप लोग यही जान लीजिए कि ये जो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है, ये किसी भी होस्ट के पास उसके जन्म से प्रेजेंट होती है। यानी कि जब किसी का बर्थ होता है, जब किसी का जन्म होता है, तभी से ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है होस्ट के पास प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर हम लोग दूसरी कैटेगरी की बात करें, यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जैसे जैसे किसी पैथोजन का एक्सपोजर होता जाएगा होस्ट से, वैसे वैसे उस स्पेसिफिक पैथोजन के लिए होस्ट की बॉडी में डेवलप होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि ये जो इनेट इम्यूनिटी है ये जन्म से प्रेजेंट होती है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी जैसे जैसे किसी पैथोजन के साथ होस्ट का एक्सपोजर होता हुआ चला जाएगा, वैसे वैसे उस पैथोजन के लिए, उस स्पेसिफिक पैथोजन के लिए होस्ट की बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी, और वो इम्यूनिटी को हम लोग नाम देते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो पहला डिफरेंस समझ में आया। एंड व्हाट इज द डिफरेंस? कि भाई द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट सिंस बर्थ। तो स्टार्टिंग से लिखते ही चलते हैं साथ साथ कि ये प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ, और ये वाली जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये हमारी बर्थ के बाद एक्वायर की जाती है, यानी जैसे जैसे एक्सपोजर होता जाएगा, एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात हमको ये पता होनी चाहिए कि भाई जो इनेट इम्यूनिटी है उसको नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी बोला जाता है, और ये जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसको स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी बोला जाता है। अब बात आती है क्यों। साइंस में अगर हमको क्यों नहीं पता तो हमको कुछ नहीं पता। तो बात आती है कि क्यों हम लोग पहली कैटेगरी को यानी इनेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं। तो सुनो ध्यान से, ठीक है। देखो, ये जो हमारी पहली कैटेगरी होती है इनेट इम्यूनिटी, ये है भोली भाली। भोली भाली होने का मतलब ये है कि ये किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। चाहे पैथोजन कोई वायरस है,
चाहे पैथोजन कोई बैक्टीरिया है, चाहे पैथोजन कोई प्रोटोजोआ है, सबके लिए इस इम्यूनिटी के पास धुलाई करने के लिए बस एक ही हथियार होता है और वो है डंडा। अब आप लोग ऐसे समझ के चलो कि डंडे से वायरस तो पिट जाता है, लेकिन बैक्टीरिया पर डंडे का कोई असर नहीं होता। प्रोटोजोआ जो है वो पिट भी जाता है और नहीं भी पिटता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इम्यूनिटी है ये भोली भाली इम्यूनिटी है, इसीलिए ये इम्यूनिटी इतनी इफेक्टिव इम्यूनिटी कंसिडर नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि इस इम्यूनिटी के पास अलग अलग तरीके के हथियार नहीं होते हैं अलग अलग तरीके के पैथोजन से लड़ने के लिए। समझ में आ रही हैं चीज़ें? यानी कि इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पास कोई भी अलग अलग तरीके के वेपन्स नहीं होते हैं। इसके पास सिर्फ होता है एक डंडा, उसी डंडे से ये पिटाई लगाती है वायरस की, उसी डंडे से ये पिटाई लगाती है प्रोटोजोआ की, उसी डंडे से ये पिटाई लगाती है बैक्टीरिया की। अब पता चल रहा है कि वायरस तो डंडे से पिट गया लेकिन बैक्टीरिया पर असर ही नहीं हो रहा। तो इसलिए ये जो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोली जाती है। लेकिन अगर हम लोग दूसरी कैटेगरी की बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक तरीके की इम्यूनिटी है। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी के अंदर वायरस एंटर करेगा और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बारी आई है पिटाई लगाने की, तो उस वायरस को मारने का तरीका ढूंढेगी। पहले ये फाइंड आउट करेगी कि ये जो वायरस है ये पिटता किससे है। क्या इसको पीटने के लिए डंडा चाहिए, क्या इसको काटने के लिए तलवार चाहिए, या फिर इसको जो है कीमा बनाने के लिए ग्राइंडर चाहिए, क्या चाहिए? तो सबसे पहले ये पता लगाती है कि किस तरीके से इस पैथोजन को ख़त्म किया जा सकता है। तो ये जो इम्यूनिटी होती है ये इम्यूनिटी स्पेसिफिक तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है हर तरीके के अलग अलग पैथोजन के लिए। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं कि इनेट इम्यूनिटी जो होती है ये इनेट इम्यूनिटी को हम लोग इसको हम लोग स्पेसिफिक नहीं, क्या बोलते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी भी बोला जाता है। जस्ट अ सेकेंड, अभी चलते हैं आगे, जस्ट अ सेकेंड। या इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोला जाता है। लेकिन अगर हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है उस पैथोजन के लिए। नाउ ये जो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है इसका दूसरा नाम होता है इनबॉर्न इम्यूनिटी। और इनबॉर्न इम्यूनिटी से आप लोग क्या समझ रहे हो कि भाई ये जन्म से ही किसी होस्ट के पास होती है। लेकिन ये जो स्पेसिफिक तरीके की इम्यूनिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये एक्वायर की जाती है एक्सपोजर के साथ। वहीं पर हम लोग आगे बात करते हैं कि ये जो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग जेनेटिकल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिकल इम्यूनिटी। जेनेटिक का मतलब क्या होता है? जेनेटिक्स में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? जेनेटिक्स में हम लोग हेरिडिटी को डिस्कस करते हैं। और हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? वो चीज़ें जो माँ बाप से बच्चे में ट्रांसफ़र होती हैं, जो माँ बाप से बच्चे के अंदर इनहेरिट की जाती हैं। सही बात? तो हमारी जो इनेट इम्यूनिटी होती है ये बर्थ से ही कैसे प्रेजेंट होती है? ये बर्थ से ही ऐसे प्रेजेंट होती है कि इस तरीके की इम्यूनिटी हमें हमारी मदर से मिलती है। ठीक है? कैसे मिलती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे।
फिलहाल के लिए आप लोग ये समझो कि इसको जेनेटिकल इम्यूनिटी बोला जाता है, इसको इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोलते हैं, और इसी का एक और नाम है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। वहीं पर अगर हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो उसको एक्वायर्ड बोलते हैं या फिर उसको स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी बोलते हैं। नाउ अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। जहां समझ में ना आए, जो समझ में ना आए, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कमेंट्स में अपने क्वेरीज मुझे दे सकते हैं, या फिर मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है अपना ईमेल आईडी, आप लोग अपनी क्वेरीज को मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड बैक एज सून एज पॉसिबल। ऑलराइट, नाउ अब आती है बात, देखो ये जो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है इसके पास हथियार कौन कौन से हैं। वहीं पे अगर हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो इसके पास कौन से हथियार हैं। तो अब हम लोग हथियार के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इनेट इम्यूनिटी के बारे में बोलें तो इनेट इम्यूनिटी के पास दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, यानी दो हथियार होते हैं, दो वेपन्स होते हैं। कौन कौन से दो वेपन्स होते हैं? एक तो इनेट इम्यूनिटी के पास 4 बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। बैरियर्स का मतलब होता है बाधाएं। इनेट इम्यूनिटी पैथोजन के रास्ते में बिछा देती है 4 अलग अलग तरीके की बाधाएं जो कि पैथोजन को क्रॉस करनी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू इन्फेक्ट द होस्ट। और इसी इनेट इम्यूनिटी के पास इन 4 बाधाओं के अलावा एक सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि होस्ट के फेवर में काम करता है, और उस सिस्टम को नाम दिया जाता है ब्लड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। क्या होता है, कैसे काम करता है, हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो समझाती जा रही हूं उसको गांठ बांधते हुए चले जाओ। चलें आगे। अगर हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी के वेपन्स, हथियारों की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के वेपन्स के अंदर आते हैं हमारे 2 लिम्फोसाइट्स। कौन कौन सी 2 लिम्फोसाइट्स होती हैं? अभी मैंने पीछे बताया था, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो एक तो आती हैं इसमें बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, और यहाँ पर ये जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज। कैसे एंटीबॉडीज बनाती हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अगर ओवरव्यू के तौर पर देखना है तो आप लोग ये देख लीजिए कि मान लो ये हमारी कोई बी सेल है। जैसे ही इस बी सेल को सिग्नल मिला कि भाई होस्ट की बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर हो गया है, तो इस बी सेल का होता है एक्टिवेशन, यानी कि ये जो बी सेल है ये एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट होने के बाद ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना चालू कर देती है। तो इसका एक्टिवेशन होता है और डिफ्रेंशिएशन होता है, और एक्टिवेट और डिफ्रेंशिएट होने के बाद ये 2 अलग अलग तरीके की सेल्स बनाती है। पहली सेल्स को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा सेल्स, ब्लड प्लाज्मा सेल्स, और जो दूसरे तरीके की सेल्स ये बी सेल बनाती है वो होती हैं हमारी मेमोरी सेल्स। और ये जो ब्लड प्लाज्मा सेल्स होती हैं ये उस पैथोजन के लिए स्पेसिफिक तरीके की एंटीबॉडी बनाने का काम करती हैं। तो एंटीबॉडीज कौन बनाती हैं? मेमोरी सेल्स? नहीं, ब्लड प्लाज्मा सेल्स। तो इस तरीके से इन बी सेल्स का एक्टिवेशन होता है, डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। आगे चलें। दूसरा जो वेपन होता है इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास वो होता है टी लिम्फोसाइट्स, और टी लिम्फोसाइट्स में 2 अलग अलग तरीके की सेल्स होती हैं। पहली टी हेल्पर सेल्स और दूसरी होती हैं साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स, यानी टीसी। गुड टू गो।
अब एक और चीज यहां पर समझ में आ गई होगी कि भाई बी सेल्स जो हैं जब वो डिफरेंशिएट होंगी तभी बनती हैं मेमोरी सेल्स। तो मेमोरी सेल्स कहां प्रेजेंट होती हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर या फिर इनेट इम्यूनिटी के अंदर? किसका वेपन होता है बी सेल्स? बिल्कुल सही पकड़े हो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। तो यहां पर आप लोग एक और चीज यानी कि फोर्थ डिफरेंस ये ऐड कर सकते हो कि भाई ये जो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है इसमें मेमोरी सेल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं। क्या काम होता है मेमोरी सेल्स का? उस पैथोजन के बारे में रिकॉर्ड रखना। जैसे अगर कोई क्रिमिनल क्राइम करके भाग जाता है तो और उसको फिर पकड़ करके लाते हैं, उस क्रिमिनल का पूरा डिटेल रखा जाता है, उसका क्राइम का डिटेल रखा जाता है। अगर वैसा ही केस दोबारा से देखने को मिलता है तो उस तरीके के केस से इन्वॉल्व जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उनका रिकॉर्ड खंगाला जाता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि फाइंड आउट हो जाए इजीली कि आखिर क्राइम कर कौन रहा है। तो वैसे ही जैसे हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं क्रिमिनल्स के, बॉडी के पास भी मेमोरी सेल्स होती हैं और वो मेमोरी सेल्स के पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि किस किस तरीके के पैथोजेंस बॉडी के अंदर एंटर हो चुके हैं, उनको मारने के लिए बॉडी ने किस तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स बनाया था। ये सारी चीज़ें बॉडी के पास ये पूरी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। इतनी बात समझ में आ गई आपके? आर वी गुड टू गो? चलें आगे, बढ़ें, भागें आगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, बढ़ रहे हैं हम लोग आगे। चलो, सो यहाँ पर मेमोरी सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं क्योंकि इनके पास वेपन में बी सेल्स नहीं थी, इनके पास सिर्फ बाधाएं हैं और ब्लड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। सो मेमोरी सेल्स आर नॉट प्रेजेंट। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहां पर मेमोरी सेल्स आर प्रेजेंट। यहां पर कहां पर? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर जो मेमोरी सेल्स होती हैं वो पाई जाती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? बढ़े आगे। इसके बाद हमको फिफ्थ पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि ये जो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है ये जन्म से हमारे साथ होती है और जब तक हम मर नहीं जाते तब तक ये हमारे साथ रहती है, यानी कि ये पूरे जीवन हमारे साथ रहती है। सो इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये जो इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी शॉर्ट लिव्ड भी होती है और ये लॉन्ग लिव्ड भी होती है। अगर ये शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी तैयार हुई है किसी पैथोजन के लिए तो उस पैथोजन के लिए दिए जाते हैं बूस्टर डोज, दिए जाते हैं ना बूस्टर डोज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इम्यूनिटी का एक लाइफ स्पैन होता है कि कुछ के केसेस में ये शॉर्ट लिव्ड होती है और कुछ पैथोजन के लिए ये लॉन्ग लिव्ड होती है। तो इट कैन बी शॉर्ट लिव्ड एंड इट कैन बी लॉन्ग लिव्ड। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर लॉन्ग लिव्ड है तो ठीक है। शॉर्ट लिव्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं? वैक्सीनेशन करते हैं और वैक्सीनेशन में हम लोग क्या देते हैं? बूस्टर डोजेस आर गिवन, बूस्टर डोजेस आर गिवन। इतनी बात समझ में आ गई? नाउ अब आगे आता है कि भाई एंटीबॉडीज का रोल किसमें प्रेजेंट होता है? जल्दी से सोच करके बताओ, एंटीबॉडीज कौन से वाले में प्रेजेंट होती हैं? एक्वायर्ड में या इनेट में? बिल्कुल सही, एक्वायर्ड में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं क्योंकि एंटीबॉडीज को कौन बनाता है? कौन सा वेपन तैयार करता है एंटीबॉडीज को? बी सेल्स। और बी सेल्स कहाँ होंगी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। तो यहाँ पर एंटीबॉडीज का इनेट इम्यूनिटी के अंदर कोई रोल नहीं होता, नो रोल ऑफ एंटीबॉडीज।
लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो यहाँ पर रोल ऑफ एंटीबॉडीज भर भर के देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है एक और कि किस किस में प्रेजेंट होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और किस किस में पाई जाती है इनेट इम्यूनिटी। तो अगर इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो इनेट इम्यूनिटी हमारी इनवर्टिब्रेट्स में भी होती है और वर्टिब्रेट्स में भी होती है। सो इट इज प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स एज वेल एज इन इनवर्टिब्रेट्स। प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। लेकिन अगर हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारे वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती है, इनवर्टिब्रेट्स में देखने को नहीं मिलती। सो इट इज प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स ओनली। ये सिर्फ वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलती है। इतनी बात समझ में आ गई भाई? कोई दिक्कत? चलें आगे, बढ़ें आगे। एक और चीज़ समझ लो कि बॉडी के अंदर 3 लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। देयर आर 3 लाइन ऑफ डिफेंस इनसाइड द होस्ट। क्या होते हैं ये 3 तरीके के डिफेंस? 3 लाइन ऑफ डिफेंस क्या होते हैं अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ये समझो कि ये जो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है। वहीं पे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है वो फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से उसका कुछ लेना देना नहीं है, वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है। तो ये वाली लाइन लिख लो, समझाई नहीं है अभी। एंड में इस वाले स्लाइड के, यानी इस वाले वीडियो के जो एंड में स्लाइड्स होंगी वहाँ पर ये एक टॉपिक है, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ इसको लिख लो कि इट प्रोवाइड्स इनेट इम्यूनिटी के अंदर, इट प्रोवाइड्स फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और ये प्रोवाइड करता है हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। प्रोवाइड्स थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। क्या होता है फर्स्ट के अंदर, क्या होता है सेकंड के अंदर और क्या पाया जाता है थर्ड के अंदर, सब बातें डिस्कस की जाएंगी। बिल्कुल भी डरने की, चिंता करने की, कष्ट में रहने की, पीड़ा में रहने की और वेदना में रहने की ज़रूरत नहीं है। नाउ चलें आगे। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप लोग इसको काट दो हेडिंग को, मैंने ये हेडिंग बना दिया था। हम यहाँ पर कुछ और डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अब ये जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, ये इम्यून सिस्टम के अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। यानी कि पूरा इम्यून सिस्टम 3 मोर्चों पर काम करता है। और वो 3 मोर्चे कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पोनेंट, लेट्स टॉक अबाउट द मोर्चाज ऑफ इम्यून सिस्टम। तो पूरा जो इम्यून सिस्टम होता है, पूरा जो इम्यून सिस्टम होता है हमारा, उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो ये होता है कि मान लो कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर हुआ, ठीक है, और बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर जो योद्धा प्रेजेंट हैं, जो सेल्स प्रेजेंट हैं, सबसे पहले उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए उनको कि भाई ये पैथोजन है। तो हमारी बॉडी के सेल्स को कैसे पता चलता है कि ये बाहर का मॉलिक्यूल है? ध्यान से सुनना, फिर से वापस से आ गया, क्यों, कैसे पता चलता है? तो हमारी बॉडी के अंदर जो बी और टी सेल्स प्रेजेंट होती हैं,
सबसे पहले वो जो पैथोजन होगा, उस पैथोजन को उन 4 बैरियर्स को क्रॉस करना होगा, और जब वो उस 4 बैरियर्स को क्रॉस कर लेता है, उसके बाद उसका सामना होता है बी और टी सेल्स से, जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की सेल्स हैं। ठीक है, और ये जो बी और टी सेल्स होती हैं, जब इनका मैचुरेशन होता है, जब इनका डेवलपमेंट होता है, जब ये बड़ी हो रही होती हैं, तब इनको दिखाया जाता है कि भाई देख, ये जो प्रोटीन है ये हमारी बॉडी का प्रोटीन है, आने वाले टाइम में इसी को मत खा जाना। ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे बॉडी के प्रोटीन्स को उस बी सेल और टी सेल को दिखाया जाता है। तो जब कोई बाहर का पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो वो जो बी और टी सेल हैं वो ये देखती हैं कि ये सीक्वेंस तो मेरे को मेरे जन्म के टाइम दिखाया ही नहीं गया था। इसका मतलब ये जो है ये बाहर का मॉलिक्यूल है, ये मेरी बॉडी का मॉलिक्यूल नहीं है। तो सबसे पहला काम होता है कि जो होस्ट की बॉडी है पैथोजन को, एंटीजन को, फॉरेन मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करे। तो पहला काम क्या होता है कि उसके सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज कर ले और उसको आइडेंटिफाई कर ले कि भाई ये फॉरेन मॉलिक्यूल है, ये इन्वेडर है। तो पहला स्टेप होता है इसके अंदर कि पहले रिकॉग्नाइज किया जाए, रिकॉग्नाइज द एंटीजन। सबसे पहले एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लिया। अब रिकॉग्नाइज कर लिया, अब क्या करें? जैसे ही हमारी बॉडी की सेल्स पैथोजन को रिकॉग्नाइज करती हैं, उसके बाद उस पैथोजन के लिए जनरेट होता है बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स, यानी कि उसको मारने की कोशिश की जाती है। तो मैंने आपको 2 केस बताए थे। केस नंबर 1 कि भाई हमारा जो पैथोजन है वो भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा, वो भी हमारी बॉडी की सेल्स को धर दबोचने का काम करेगा, लेकिन हमारी बॉडी की सेल्स भी अपने आप को डिफेंड करते हुए आगे बढ़ेंगी। और यहाँ पर 2 केसेस देखने को मिलेंगे। पहला केस ये हो सकता है कि भाई पैथोजन हमारी बॉडी की सेल्स पर भारी पड़ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो हम लोग बीमार हो जाएंगे। हम लोगों को बाहर से दवाइयां लेनी पड़ती हैं जो कि जा करके हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती हैं। लेकिन केस नंबर 2 भी हो सकता है कि भाई हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो उस पैथोजन को धर दबोचें, तो उस केस में हम लोग बीमार नहीं होते हैं। तो दूसरा काम, दूसरा मोर्चा होता है कि भाई वो जो पैथोजन है उस एंटीजन के खिलाफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना। तो दूसरा स्टेप होता है रिस्पॉन्स अगेंस्ट द एंटीजन। एंटीजन के खिलाफ, एंटीजन क्या है यहां पर? वो फॉरेन मॉलिक्यूल, पैथोजन, ये भी समझ लेना। फॉरेन मॉलिक्यूल बोल लो, पैथोजन बोल लो, ठीक है, कुछ भी बोल लो, लेकिन ये बाहर का है, इतना समझ लेना, हमारी बॉडी का एंटीजन नहीं है। नाउ तीसरा काम, तीसरा मोर्चा होता है कि जब हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स हैं उसने उस पैथोजन को ख़त्म कर दिया, तो बॉडी के अंदर बनती हैं मेमोरी सेल्स। और मेमोरी सेल्स बनने का कारण क्या होता है कि अगर वापस से वही पैथोजन बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसको जल्दी से धर दबोचा जाए। उसके लिए कोई भी बॉडी के अंदर एनर्जी वेस्ट ना हो कि भाई किस तरीके से हमने इसको मारा था पिछले टाइम में, कौन से प्रोटीन्स हैं इसके जिसके खिलाफ हम लोग एंटीबॉडीज बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों में बॉडी अपनी एनर्जी वेस्ट ना करे, वो रिकॉर्ड होना ज़रूरी है कि इस वाले पैथोजन को इन वाली एंटीबॉडीज से मारा था, इस तरीके से मारा था। तो तीसरा मोर्चा होता है कि भाई उस एंटीजन को रिमेंबर करने का, रिमेंबर द एंटीजन। और रिमेंबर कैसे किया जाता है, याद कैसे रखा जाता है? बाय प्रोड्यूसिंग मेमोरी सेल्स, बाय प्रोड्यूसिंग मेमोरी सेल्स। इतनी बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई, आगे बढ़ लें। नाउ लेट्स मूव
टू द नेक्स्ट पार्ट। तो अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो। यहाँ से हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था वेपन्स के बारे में। अब हम लोग इनेट इम्यूनिटी डिस्कस करने वाले हैं। इनेट इम्यूनिटी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अब ध्यान से इधर देखो और किधर भी नजर मत घुमाते रहना। चलो चलें आगे। आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश करो, ये जो इनेट इम्यूनिटी है, मैंने उसके अंदर वेपन्स बताए थे। उन वेपन्स के अंदर मैंने आपको बोला था कि इनेट इम्यूनिटी के अंदर 4 बैरियर्स होते हैं। जस्ट अ मोमेंट। कितने बैरियर्स होते हैं? 4 बैरियर्स होते हैं और एक ब्लड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रेजेंट होता है। मैंने ये आपको पहले ही बता दिया है। अब ये 4 बैरियर्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहली बाधा जो हमारे पैथोजन को क्रॉस करनी है वो है ये स्किन की परत। जब तक हमारी बॉडी की ये जो स्किन है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये कटी ना हो, छिली ना हो, फटी ना हो, जली ना हो, तब तक पैथोजन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बॉडी के अंदर एंटर होना। तो सबसे पहली बाधा जो पैथोजन को क्रॉस करनी है वो है हमारी ये एपिडर्मल लेयर से बनी हुई स्किन, जो कि हमारी पूरी बॉडी के ऊपर कोटिंग की तरह लगी हुई होती है। तो पहला बैरियर है हमारा मैकेनिकल बैरियर। इसी का दूसरा नाम हम लोग देते हैं फिजिकल बैरियर, और इसी का तीसरा नाम हम लोग देते हैं, या आप लोग 2 ही नाम रखो, मैकेनिकल बैरियर एंड फिजिकल बैरियर। मान लो पैथोजन ने हमारी स्किन कट गई थी, छिल गई थी, जल गई थी, तो पैथोजन एंटर हो गया। अब उस पैथोजन को दूसरी बाधा का सामना करना पड़ता है, एंड दैट इज आवर फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसको हम लोग केमिकल बैरियर भी बोलते हैं। तो दूसरा बैरियर होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, और इसी फिजियोलॉजिकल बैरियर को दूसरा नाम दिया जाता है केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर के अंदर केमिकल सिक्रीशंस आते हैं, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस, और वहाँ पर उन सिक्रीशंस में प्रेजेंट होते हैं एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड के चेन्स। और ये जो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बैक्टीरियोलाइटिक होते हैं नेचर में। बैक्टीरियोलाइटिक का क्या मतलब है कि जहाँ पर भी पैथोजन देखा नहीं उसका क्या करा देते हैं, लाइसिस, तोड़ देते हैं उसको, मार देते हैं उसको। डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। उसके बाद मान लो केमिकल बैरियर से भी बच गए, उसके बाद आते हैं हमारी सेना के जवान जो कि सेलुलर बैरियर के अंदर रखे जाते हैं, और इसमें कई सारे तरीके के जवान हैं, जैसे हमारे न्यूट्रोफिल्स हुए, जैसे हमारे ओसिनोफिल्स हुए, जैसे हमारे बेसोफिल्स हुए, सबके बारे में बात करेंगे, डोंट वरी। जैसे हमारे मोनोसाइट्स हुए, जैसे हमारे मैक्रोफेजेस हुए। ये जो सिंबल है ये सिंबल है मैक्रोफेजेस का। मैक्रोफेजेस टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं, बात करेंगे, डोंट वरी। उसके बाद आएगा हमारा चौथा बैरियर, और चौथे बैरियर का नाम है साइटोकाइन बैरियर।
और साइटोकाइन बैरियर के अंदर छोटे छोटे साइटोकाइन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। काम कैसे करते हैं? वॉच द वीडियो टिल द एंड इन ऑर्डर टू नो। ओके, चलें आगे। नाउ अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है कि ऊपर वाले ये जो दो बैरियर्स हैं, यहीं पे समझ लो ध्यान से। देखो ये जो ऊपर वाले दो बैरियर्स हैं, मैकेनिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये दोनों बैरियर्स प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। वहीं पर अगर हम लोग इन तीसरे और चौथे बैरियर की बात करते हैं, यानी सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर, ये प्रोवाइड करता है हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कौन प्रोवाइड करता है। तो थर्ड, ओह नो, जस्ट अ सेकेंड। हाँ भाई, अब देखो इधर, तो जो एक नोट बना करके पॉइंट लिख लेना इसी के नीचे कि जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज प्रोवाइडेड बाय, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कौन प्रोवाइड करता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं है उसका, ठीक है। नाउ इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे चल लें, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बैरियर्स को। तो पहला बैरियर है हमारा फिजिकल बैरियर, और फिजिकल बैरियर का ही दूसरा नाम होता है मैकेनिकल बैरियर। तो पहला बैरियर हम लोग डिस्कस करेंगे इनेट इम्यूनिटी का, जिसका नाम है मैकेनिकल बैरियर, और इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल बैरियर। सो मैकेनिकल बैरियर के अंदर जो कंपोनेंट आता है वो कंपोनेंट होता है हमारी स्किन, और ये जो स्किन होती है ये पूरी बॉडी के ऊपर इसकी कोटिंग होती है, और यही कोटिंग जो है वो हमारे पैथोजन से हमको बचाती है। यानी कि मैकेनिकल बैरियर और फिजिकल बैरियर के अंदर आता है हमारा स्किन, और ये जो स्किन होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ dermal, sorry, it is composed of epidermal and dermal layer। ये एपिडर्मल और डर्मल लेयर से मिलकर के बनी हुई होती है। एपिडर्मल लेयर सबसे बाहर वाली लेयर, और इसी के अंदर एक और परत होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डर्मल लेयर। और ये जो हमारी डर्मल लेयर होती है, इस डर्मल लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पैथोजन को पकड़ने का काम करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारी जो स्किन होती है, ये स्किन क्या करती है? ये स्किन पैथोजन को बॉडी के अंदर एंटर होने से रोकती है। कैसे रोकती है? क्योंकि इसके अंदर दो लेयर्स होती हैं, एपिडर्मल एंड डर्मल लेयर, और डर्मल लेयर जो होती है उसके पास होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जिनको हम लोग बोलते हैं एपीसीज। और ये एपीसीज जैसे ही किसी पैथोजन को देखते हैं ये उसको पकड़ लेते हैं। तो स्किन क्या करती है? स्किन है फर्स्ट बैरियर, और ये स्किन उस पैथोजन को बॉडी के अंदर एंटर होने से रोकती है। तो स्किन प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर पैथोजन की एंट्री होने से ये रोकती है। नाउ स्किन के अलावा यहाँ पर हमारे दूसरा कंपोनेंट भी प्रेजेंट होता है। ये है हमारा पहला कंपोनेंट, 1A डाल लो इसको।
एक दूसरा कंपोनेंट भी प्रेजेंट होता है जिसका नाम है 1b लिख लेना, जिसका नाम है म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं, इन म्यूकस मेम्ब्रेन के पास एक तरीके के सेल्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं गॉबलेट सेल्स। ये गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं? ये गॉबलेट सेल्स जो हैं म्यूकस सिक्रीट करते हैं, यानी रेहट सिक्रीट करते हैं। और वो जो म्यूकस होती है वो पैथोजन को, किसी भी तरीके का पैथोजन हो, ईदर बैक्टीरिया और वायरस, उसको ट्रैप कर लेती है, उसको पकड़ लेती है। तो हमारी ये जो गॉबलेट सेल्स होती हैं, ये गॉबलेट सेल्स क्या करती हैं? दे सिक्रीट म्यूकस। और ये जो म्यूकस होता है, ये म्यूकस ट्रैप कर लेता है उस पैथोजन को। It help in trapping the pathogen. So it traps the pathogen. इतनी बात समझ में आ गई? तो हमारा पहला जो बैरियर है, that barrier is look here. हमारा पहला बैरियर है मैकेनिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर। उसके अंदर दो कंपोनेंट्स आते हैं, पहला स्किन है और दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन है। स्किन के अंदर दो लेयर्स होती हैं, एपिडर्मल एंड डर्मल। एपिडर्मल बाहर वाली परत होती है और उसी के अंदर एक और परत होती है जिसको डर्मल लेयर बोलते हैं। उसमें प्रेजेंट होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये जो स्किन होती है, ये पैथोजन को बॉडी के अंदर एंटर होने से रोकती है। अगर बॉडी के अंदर पैथोजन यहाँ पर लेयर कट गई है, छिल गई है, फट गई है और पैथोजन अंदर एंटर हो गया, तो अंदर प्रेजेंट होती हैं म्यूकस मेम्ब्रेन और उन म्यूकस मेम्ब्रेन के पास होते हैं गॉबलेट सेल्स और वो क्या करते हैं? म्यूकस को सिक्रीट करते हैं और वो म्यूकस बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन को जकड़ लेती है। इतनी बात समझ में आ गई? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड बैरियर। हाँ, एक और चीज़, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है ये जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है? ये म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। सो इफ टॉक, अगर हम लोग लोकेशन के बारे में बात करें तो ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। इतनी बात समझ में आ गई? चलें आगे, लोकेशन की बात करें। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर ये जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड बैरियर एंड द सेकेंड बैरियर इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो अब हम लोग बात करते हैं दूसरे बैरियर की और दूसरे बैरियर का नाम है हमारा, सो सेकेंड बैरियर इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। और इसी फिजियोलॉजिकल बैरियर को हम लोग बोलते हैं केमिकल बैरियर। अब ये जो फिजियोलॉजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर है, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर के अंदर हमारे आंसू आते हैं, म्यूकस आता है, सलाइवा आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो सिक्रीशंस होते हैं वो आते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जो सिक्रीशंस होते हैं वो आते हैं। तो हमारा दूसरा बैरियर है, इसके अंदर इंक्लूड क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि इट इंक्लूड्स टीयर्स, म्यूकस, सलाइवा, respiratory secretions and intestinal secretions।
यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली है कि भाई ये जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, यानी हमारे लंग्स के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर एक तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं पैनिथ सेल्स। और ये जो पैनिथ सेल्स होती हैं, ये पैनिथ सेल्स वहाँ पर क्या करती हैं, वहाँ पर रिलीज करती हैं एक तरीके के मॉलिक्यूल्स जिनको नाम दिया जाता है एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स। एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, जस्ट a minute। एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, इनको क्या बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, AMPs। और ये जो AMPs होते हैं, ये AMPs हमारे बैक्टीरियोलाइटिक होते हैं नेचर में। दे आर बैक्टीरियोलाइटिक इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ, बैक्टीरियोलाइटिक का मतलब होता है कि भाई बैक्टीरिया का, लाइटिक का मतलब क्या होता है, लाइसिस, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, डेथ, यानी कि पैथोजन की डेथ कर देते हैं। तो क्या होता है कि लंग्स और इंटेस्टाइन के अंदर पैनिथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स को रिलीज करते हैं, और वो जो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होती हैं वो बैक्टीरियोलिटिक होती हैं नेचर में, जो कि किसी भी पैथोजन का लाइसिस कर देती हैं। आई होप इतनी बात समझ में आए। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें और इंक्लूड होती हैं हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर और भी चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे हमारा एसिडिक pH ऑफ वजाइना, जैसे एसिडिक pH ऑफ स्टमक, जैसे एसिडिक pH ऑफ यूरिन। ऑलराइट, नाउ बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं कि लंग्स और इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पैनिथ सेल्स होते हैं, वो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स की बैटरी रिलीज करते हैं, और ये बैटरी का मतलब होता है एक एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड दूसरे से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चेन बनती जाती है, और जितनी लंबी चेन वो उतनी डेंजरस, किसके लिए, पैथोजन के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड बैरियर विच इज सेलुलर बैरियर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आर्मी, आवर आर्मी। हम लोग अपने सेना के बारे में बात करने वाले हैं कि सेना के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सो फिजिकल बैरियर इज डन, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फिजिकल बैरियर। उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर इज ऑल्सो डन। Now we are going to talk about the third barrier, that is our army। ठीक है, तो पीछे से ही स्टार्ट कर लेते हैं, यहीं से लिखेंगे। तो ये हम बात कर रहे हैं, पहले मैं हेडिंग चेंज कर देती हूँ इसकी, अदरवाइज पता चले कुछ लोग इसी में लिखना चालू कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग थर्ड बैरियर के बारे में बात कर रहे हैं, एंड थर्ड बैरियर इज व्हाट, सेलुलर बैरियर। ठीक है बच्चा लोग, अब सेलुलर बैरियर के अंदर क्या आती है, हमारे योद्धा, हमारी आर्मी आती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर आर्मी। तो आर्मी के अंदर कई सारे सैनिक होते हैं, जिसमें पहले सैनिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, और वो है हमारा न्यूट्रोफिल्स। सबसे पहली बात जो हमें न्यूट्रोफिल के बारे में पता होनी चाहिए वो ये है कि न्यूट्रोफिल जो हैं वो बहुत तेज मूव करते हैं, दे आर हाईली मोटाइल, और इसी कारण से अगर बॉडी में कहीं इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले भाग करके पहुंचने का काम करते हैं न्यूट्रोफिल्स। यानी न्यूट्रोफिल्स पहली सेल्स होती हैं सेलुलर बैरियर की, जो कि इन्फेक्शन की साइट पर सबसे पहले नजर आती हैं। ठीक है, सो न्यूट्रोफिल जो होती हैं ये हमारी WBCs का ही टाइप है, और ये ग्रैनुलोसाइट वाली कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, यानी इनके अंदर ग्रैन्यूल्स भरे हुए होते हैं।
जो भी दो तरीके की हमारी सेल्स होती हैं, एक तो होती हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स, इधर देखो, दो तरीके की सेल्स होती हैं, एक होती हैं हमारी ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरी होती हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स। तो ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर ग्रैन्यूल्स भरे हुए होते हैं, ओ नो, या इनके अंदर ग्रैन्यूल्स भरे हुए होते हैं, लेकिन ए का मतलब होता है एब्सेंस। तो ए ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर जो ग्रैन्यूल्स हैं उनकी एब्सेंस होती है, ग्रैन्यूल्स नहीं भरे हुए होते। नाउ अगर हम लोग न्यूट्रोफिल्स के बारे में बात करें तो न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो WBCs का टाइप है, वाइट ब्लड सेल्स का टाइप हैं, और ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं? ग्रैन्युलोसाइट्स कैटेगरी से, यानी कि ग्रैन्यूल्स भरे हुए होते हैं इनके अंदर। दूसरी चीज़ हमको ये पता होनी चाहिए कि न्यूट्रोफिल्स का नंबर सबसे ज़्यादा होता है। अगर सारी आर्मी की सेल्स को देखें तो न्यूट्रोफिल्स लगभग 60 से 70% प्रेजेंट होती हैं, जो कि हाईएस्ट है। सो दे आर मैक्सिमम इन नंबर, दे आर मैक्सिमम इन नंबर, ये सबसे ज़्यादा होती हैं नंबर में, एंड दैट इज 60 to 70%। ऑल राइट, उसके बाद ये किसी भी पैथोजन को मारती कैसे हैं? ये उसको खा जाती हैं, यानी फैगोसाइटोसिस करके ये पैथोजन को मारती हैं। किस तरीके से? ध्यान से देखो, मान लो ये हमारी कोई न्यूट्रोफिल है, ये मान लो न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल क्या करेगी? सबसे पहले पैथोजन को, मान लो ये हमारा पैथोजन है, ये रहा पैथोजन, ये सबसे पहले पैथोजन को अपनी अंदर घुसाएगी, उसको खा जाएगी, और इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं फैगोसाइटोसिस। खाने के बाद क्या करती है? ये सबसे पहले इस पैथोजन को कहाँ डालती है? अर्ली एंडोसोम के अंदर, यानी कि सबसे पहले ये जो पैथोजन है इस न्यूट्रोफिल के अंदर कहाँ जाएगा? अर्ली एंडोसोम में। तो ये रहा हमारा पैथोजन, कहाँ घुस गया है? ये अर्ली एंडोसोम के अंदर पहुंचा दिया गया है। अर्ली एंडोसोम के बाद इसको ट्रांसफर किया जाता है दूसरे ऑर्गेनेली में, एंड दैट इज लेट एंडोसोम। और लेट एंडोसोम के बाद फाइनली इसको भेज दिया जाता है काल कोठरी के अंदर, जहाँ पर इसका डिग्रेडेशन होता है, जहाँ पर इसका कीमा बनाया जाता है, और उस काल कोठरी का नाम होता है लाइसोसोम। और जैसे ही लाइसोसोम के अंदर ये हमारा पैथोजन जाएगा, लाइसोसोम के अंदर दो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी दो अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं? एक तो हमारा जो लाइसोसोम है इसका पीएच एसिडिक होता है। सो इसके अंदर पीएच कैसा होता है? एसिडिक पीएच प्रेजेंट होता है। तो एसिडिक पीएच जो है वो कई सारे पैथोजन को मार देता है, लेकिन मान लो कोई पैथोजन है जो एसिडिक पीएच से बच गया, तो इस लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जैसे क्या क्या? जैसे इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स के अंदर कैथेप्सिन आता है, और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस पैथोजन का कीमा बना डालते हैं। तो न्यूट्रोफिल जो होती हैं वो किसी भी पैथोजन को कौन सी प्रक्रिया से ख़त्म करती हैं? फैगोसाइटोसिस से। और फैगोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है? ये प्रोसेस देखने को मिलता है। इसके अंदर कैथेप्सिन होता है, और भी कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे लाइसोजाइम्स होते हैं, जो कि पैथोजन को कीमा बना डालते हैं।
मैंने आपको ये वाला पॉइंट बता ही दिया कि ये जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं ये हाईली मोटाइल होती हैं, और हाईली मोटाइल होने की वजह से ही ये विदिन 30 मिनट्स एट द साइट ऑफ इंजरी पहुंच जाती हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ मूव करती हैं। और इन वाली सेल्स का एक और नाम है, इन वाली सेल्स को हम लोग ऑल्सो नोन एज PMNL बोला जाता है। और PMNL का मतलब है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। इसका मतलब है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। नाउ देयर इज दिस सेकेंड कैटेगरी, अगली कैटेगरी है हमारी। ये तो हो गया पहले जवान के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे जवान के बारे में। और कौन है वो दूसरा जवान? थर्ड का बी, कौन है वो? उसका नाम है मोनोसाइट्स। तो ये जो मोनोसाइट्स होती हैं, पहली बात तो ये पता कर लो कि ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं। दे आर प्रेजेंट ओनली इन ब्लड, ये ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। तो मोनोसाइट्स जो हैं सिर्फ ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। इनका लाइफ स्पैन छोटा होता है, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? प्रेजेंट इन ब्लड, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद ये ए ग्रैन्युलोसाइट वाली कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रैन्यूल्स आर एब्सेंट, एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। एंड देन ये भी किसी पैथोजन को फैगोसाइटोसिस करके ही मारती हैं, तो इनको भी हम फैगोसाइटिक सेल ही बोलते हैं। यानी कि इनका भी पैथोजन को मारने का तरीका होता है फैगोसाइटोसिस। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द तीसरा जवान। और तीसरा जवान हमारा कौन है? तीसरा जवान है मैक्रोफेजेस। सबसे पहले आप लोग ये समझ लो कि मैक्रोफेजेस जो होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? दे आर नॉट प्रेजेंट इन ब्लड। ये ब्लड में प्रेजेंट नहीं होती, तो ब्लड में नहीं होती तो ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? दे आर प्रेजेंट इन टिश्यूज। ये टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होती हैं। दूसरी बात, ये शॉर्ट लिव्ड नहीं होती, इनका लाइफ स्पैन लंबा होता है, लंबा जीती हैं, लॉन्ग लिव्ड होती हैं। एंड देन उसके बाद ये जो हमारी मैक्रोफेजेस होती हैं, मोनोसाइट्स के अंदर ही कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है, और वही जो मोनोसाइट्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं मैक्रोफेजेस में, तो इनको हम लोग मॉडिफाइड मोनोसाइट्स बोलते हैं। और इसके अलावा दे आर हाईली फैगोसाइटिक इन नेचर, यानी ये भी पैथोजन को कैसे मारेंगी? इनके भी पैथोजन को मारने का, ख़त्म करने का तरीका फैगोसाइटोसिस ही है। सो दीज आर हाईली फैगोसाइटिक सेल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दे आर प्रेजेंट इन टिश्यूज, इनका जीवन लंबा होता है। मोनोसाइट्स जो होती हैं वही मॉडिफिकेशन के बाद मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, एंड दे आर हाईली फैगोसाइटिक इन नेचर। इसके बाद जो अगला योद्धा है, उस अगले योद्धा का नाम है फोर्थ वन। चौथे योद्धा का नाम है क्या? नेचुरल किलर सेल्स। एन के सेल्स का मतलब है एन फॉर नेचुरल, के फॉर किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। तो ये जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, आखिर ये पैथोजन को कैसे मारती हैं? सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लो कि जितने भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होंगे,
या फिर कैंसरस सेल्स होंगे उनको ख़त्म करने का काम करती हैं NK सेल्स. सो दे किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स. They kill virus infected cell and cancerous cells. ये भी एक तरीके की लिम्फोसाइट्स हैं, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स. अब ये पैथोजन को मारती कैसे हैं? मान लो ये हमारी कोई NK सेल है, ठीक है. मान लो ये हमारी NK सेल है. ये जो NK सेल है इसको दिखाई दिया कि भाई कोई पैथोजन है, और पैथोजन ऐसे नहीं, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल पर हमला बोलती हैं, तो मान लो ये कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल है. ये जो सेल है ये कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल है. अब क्या करती हैं ये जो NK सेल्स होती हैं, ये रिलीज करती हैं परफोरिन, ठीक है. ये दो चीज़ों को रिलीज करती हैं. पहली चीज़ ये रिलीज करती हैं उसका नाम है परफोरिन, दो मॉलिक्यूल्स रिलीज करती हैं. और दूसरे तरीके के मॉलिक्यूल्स जो ये रिलीज करती हैं उनका नाम होता है ग्रेनिजाइम. तो ये ऑरेंज वाले हैं हमारे ग्रेनिजाइम, और ये जो ग्रीन कलर वाले हैं ये हैं हमारे परफोरिन. अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये जो परफोरिन होते हैं ये परफोरिन जा करके इस वायरस इन्फेक्टेड सेल की मेम्ब्रेन पर चिपक जाते हैं और इनके अंदर छेद करना स्टार्ट कर देते हैं इनकी सेल मेम्ब्रेन में. और जैसे ही इस वायरस इन्फेक्टेड सेल की मेम्ब्रेन में छेद होगा तो ये जो ग्रेनिजाइम्स हैं ये ग्रेनिजाइम्स इस वायरस इन्फेक्टेड सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं और इस वायरस इन्फेक्टेड सेल का लाइसिस कर देते हैं. तो समझ में आया, ये जो परफोरिन है ये क्या करेंगे, ये परफोरिन ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्स जनरेट कर देते हैं और जब छेद हो जाते हैं तो ऑस्मोटिक इम्बैलेंस देखने को मिलता है. यानी सेल के अंदर से या तो पूरा पानी फ्लूइड बाहर निकल जाएगा तो सेल श्रिंक हो जाएगी, और हो सकता है कि बाहर का जो पानी है वो सेल के अंदर आ जाए तो सेल फूल जाएगी और फट जाएगी. तो आप लोग ऐसे एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. कैसे कि ये जो NK सेल्स होती हैं ये NK सेल्स रिलीज करती हैं परफोरिन, और ये जो परफोरिन होता है ये मेम्ब्रेन में छेद कर देता है वायरस इन्फेक्टेड सेल की. तो इट क्रिएट ट्रांस मेम्ब्रेन पोर. ये छेद कर देता है वायरस इन्फेक्टेड सेल में. जैसे ही वायरस इन्फेक्टेड सेल के अंदर छेद होगा तो हमारा ऑस्मोटिक इम्बैलेंस देखने को मिलता है. ऑस्मोटिक इम्बैलेंस होगा तो दो ही चीज़ें होंगी, सेल या तो श्रिंक हो जाएगी या फिर सेल जो है वो फट जाएगी. ठीक है, वो ग्रेनिजाइम वाला भी सीख लेना. ग्रेनिजाइम अंदर जाएगा और ग्रेनिजाइम क्या करता है, उस वायरस इन्फेक्टेड सेल के प्रोटीन्स का लाइसिस कर देता है, जिसके बाद अल्टीमेटली वो सेल जो होती है वो पूरे तरीके से मर जाती है. उसके बाद ये हमने डिस्कस कर लिए सेलुलर बैरियर तक. सेलुलर बैरियर इज डन. सेलुलर बैरियर के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस किए हैं, सेलुलर बैरियर के अंदर हम लोग बेसिकली चार सेल्स डिस्कस किए हैं. सबसे पहले हम लोग न्यूट्रोफिल्स के बारे में पढ़े थे. उसके बाद हम लोग मोनोसाइट्स को डिस्कस किए. मोनोसाइट्स के बाद हम लोग मैक्रोफेजेस के बारे में डिस्कस किए.
और मैक्रोफेजेस के बाद अल्टीमेटली हम लोगों ने बात की एनके सेल्स के बारे में, और ये एनके सेल्स का ही नाम होता है नेचुरल किलर सेल्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड नेचुरल किलर सेल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरफेरॉन्स। अब हम लोग बात करते हैं साइटोकाइन बैरियर्स की। तो साइटोकाइन बैरियर्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब अगला हमारा फोर्थ बैरियर है, और इस फोर्थ बैरियर का नाम क्या है? साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर के अंदर छोटे छोटे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइंस। और ये जो साइटोकाइन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक सेल का दूसरे सेल से कम्युनिकेशन कराने में हेल्प करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो साइटोकाइन होते हैं ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो इनके अंदर एग्जाम्पल आता है इंटरल्यूकिन। और ये जो इंटरल्यूकिन है, ये इंटरल्यूकिन हमारी ल्यूकोसाइट्स रिलीज करती हैं। इंटरल्यूकिन 1, ठीक है। इंटरल्यूकिन 1 जो है वो रिलीज किया जाता है ल्यूकोसाइट्स के द्वारा। ये इंटरल्यूकिन 1 क्या करती हैं? ये पायरोजेनिक केमिकल्स को रिलीज करती हैं। पायरो का मतलब होता है टेम्परेचर को बढ़ा देने वाले केमिकल्स, यानी कि इंटरल्यूकिन 1 ल्यूकोसाइट्स एक्टिवेट होगी, वो इंटरल्यूकिन 1 को रिलीज करेगी। इंटरल्यूकिन 1 पायरोजेनिक केमिकल्स को रिलीज करते हैं, और ये जो पायरोजेनिक केमिकल्स होंगे ये बॉडी के अंदर हल्का हल्का फीवर इंड्यूस कर देते हैं, इंड्यूस माइल्ड फीवर। और जैसे ही बॉडी के अंदर माइल्ड फीवर इंड्यूस होता है तो हमारी जो WBCs होती हैं उनको पता चल जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है, इसका मतलब बॉडी के अंदर कोई पैथोजन है। और हमारी जो WBCs हैं उन सारी WBCs को सिग्नल जाता है कि भाई सेल्स को मल्टीप्लाई करो, पैथोजन आ गया है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ WBCs ये पायरोजेनिक केमिकल्स इंड्यूस करते हैं, और अल्टीमेटली जो बैक्टीरिया होगा उसकी ग्रोथ रुक जाती है। सो यहां पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ WBCs and inhibit bacterial growth. Now let's talk about interferons. Last topics चल रहे हैं ये. So interferons क्या होते हैं? These are the chemicals which are produced by virus infected cells. ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई इंटरफेरॉन्स जो होते हैं ये एंटीवायरल सब्सटेंसेस होते हैं। अब ये जो हमारे इंटरफेरॉन्स हैं, बेसिकली ये हमारे जो इंटरफेरॉन्स हैं ये 3 तरीके के इंटरफेरॉन्स देखने को मिले हैं। इंटरफेरॉन्स अल्फा, दूसरे होते हैं इंटरफेरॉन्स बीटा, और तीसरी कैटेगरी होती है इंटरफेरॉन गामा। तो इंटरफेरॉन जो अल्फा हैं ये बनाए जाते हैं ल्यूकोसाइट्स के द्वारा। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ल्यूकोसाइट्स। इंटरफेरॉन जो बीटा हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, और इंटरफेरॉन जो गामा हैं वो अभी पता नहीं है, अभी रिसर्च चल रही है इस पर कि भाई कौन बनाता है इंटरफेरॉन्स गामा को। इसके बाद है हमारा फाइनली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर, जल्दी से हम लोग क्लास समअप करने वाले हैं। सो
आप लोग जल्दी से देखो, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर मैंने आपको बोला था 3 लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर स्किन आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन आती है, वही म्यूकस मेम्ब्रेन जिनके पास कौन सी सेल्स होती हैं, गॉबलेट सेल्स होती हैं, और यही गॉबलेट सेल्स हमारा सिक्रीट करती हैं क्या, म्यूकस। सलाइवा आता है, टीयर्स आता है, HCl आता है स्टमक के अंदर। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को देखें तो फीवर, इन्फ्लामेशन, NK सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और इंटरफेरॉन्स आते हैं। और फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को कौन प्रोवाइड करता है, इसको इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अगर इनेट इम्यूनिटी में भी देखें तो फिजिकल बैरियर और दूसरा हमारा जो केमिकल बैरियर होता है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है, और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को कौन प्रोवाइड करता है, हमारे साइटोकाइन बैरियर एंड द थर्ड बैरियर दैट इज सेलुलर बैरियर। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो स्पेसिफिक तरीके की इम्यूनिटी जो T और B सेल्स प्रोवाइड करती हैं, और T से और B सेल्स किसका पार्ट होती हैं, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट होती हैं। तो इसलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी ही थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को प्रोवाइड करती है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दिस इज़ द होमवर्क। हम लोग अगले वाली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले वाले पार्ट के अंदर जिसमें हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिस्कस कर रहे होंगे। आपको कंटेंट पसंद आ रहा है देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, यू कैन लाइक द वीडियो एंड यू कैन शेयर द कंटेंट टू योर फ्रेंड्स एज वेल, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, वी ऑल नो दैट। ओके, सो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं एंड हम अगली वाली क्लास के अंदर मिलते हैं। सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर वेकेशंस। ऑलराइट, बाय बाय।